Hello and welcome to all the aspirants of TGT English exam. My video is going to help those who are appearing for HSSC exam, TGT English exam, which is scheduled in the last week of April or maybe in May. Your schedule has already been displayed by HSSC. Okay, we will discuss about the syllabus which is given by HSC. Okay, and in the last part of my video I will explain you the paper of TGT English exam which was conducted in December 2015. तो सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम जो TGT इंग्लिश का एग्ज़ाम जो कि अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर और या फिर मई के फर्स्ट वीक के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया जाना है HSSC के द्वारा, उसकी सिलेबस की बातें करेंगे। और लास्ट टाइम जो TGT इंग्लिश का एग्ज़ाम हरियाणा के अंदर पहली बार कंडक्ट किया गया था दिसंबर 2015 के अंदर, उसका इंग्लिश का जो पार्ट है उसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आए थे, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे, इसका हम डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे। एंड आई थिंक माय एफर्ट विल हेल्प यू ऑल ऑफ यू। नाउ दिस टाइम योर इंग्लिश एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, वो 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, फिर या फिर 29 अप्रैल एंड 30 अप्रैल, और फिर 6 मई और 7 मई मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर कंडक्ट किया जाना है। ओके, 6 और 7 को आपका एग्ज़ाम है वो होने के चांसेस थोड़े कम पड़ते हैं क्योंकि 6 मई को नीट का एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। चलो, जो भी बातें हैं, आपका सिलेबस की हम बात करें तो जो सिलेबस है उसके अंदर आपका इंग्लिश है वो 50% उसको वेटेज दी गई है, और सिलेबस के अंदर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का 10% वेटेज दिया गया है। उसके बाद में हरियाणा जनरल नॉलेज और वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, इसकी 20% वेटेज दी गई है। ये सिलेबस आप मतलब पढ़ चुके होंगे, इसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। रोड सेफ्टी अवेयरनेस के 5% वेटेज है। पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसकी 15% है वो वेटेज है। उसके बाद में जो आपका इंग्लिश पोर्शन है उसके अंदर आपका जो मेजर जो 50% वेटेज दिया गया है उसके अंदर शॉर्ट स्टोरी, नॉवल एंड पोइट्री। ओके, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल एंड पोइट्री। शॉर्ट स्टोरी के ऊपर भी मैं वीडियो है वो आपके लिए एक बनाऊंगा, ठीक है। नॉवल के ऊपर और पोइट्री के ऊपर काफ़ी मैटर है वो आपको मिल जाएगा बुक्स के अंदर। फिर लैंग्वेज के अंदर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस, स्ट्रेस एंड एसेंट है वो तैयार करना होगा। वोकैबुलरी के ऊपर सिनोनिम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, होमोफोन्स। सिनोनिम की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश NCERT लर्निंग विद चंद्रपाल के ऊपर, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के ऊपर भी वीडियो है, होमोफोन के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर देखो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो यहाँ पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच ही देने चाहिए थे, उन्होंने केवल 6 पार्ट्स हैं वो मेंशन किए हैं। नाउन पर नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, इंटरजंक्शन, उन्होंने वर्ब को, ठीक है, उन्होंने वर्ब नहीं दिया, कंजंक्शन नहीं दिया, तो ये कुछ एक तरह से कमियां हैं, जल्दबाजी के अंदर सिलेबस तैयार किया गया है। उसके बाद में पंक्चुएशन में वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनके ऊपर वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ठीक है। और आप उसको मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, इजी इंग्लिश NCERT लर्निंग विद चंद्रपाल। कंपोजिशन के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सिलेबस आप कर सकते हैं, इनको आपको ध्यान में रख के तैयारी करनी होगी। उसके बाद में जो आपका राइटिंग स्किल के अंदर एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी वीडियोस हैं वो बनाए हुए हैं मैंने, नोटिस के ऊपर भी वीडियोस हैं वो बनाए हुए हैं, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर भी वीडियोस हैं वो बने हुए हैं, इजी इंग्लिश NCERT लर्निंग विद चंद्रपाल। तो इनको आप देख करके अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। अब मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम लास्ट टाइम जो TGT इंग्लिश हरियाणा का पेपर 2015 के अंदर है वो कंडक्ट किया गया था उसको हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे, अगर उन्होंने ये पेपर हो सकता है देखा है और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ना देखा हो, लेकिन
उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे वो किस प्रकार से वेटेज है वो दी गई थी। तो मैं आपको बताऊं कि जो वोकेबलरी के ऊपर क्वेश्चन थे वो सिनोनिम, एंटोनियम, फ्रेजेस, वर्ड मीनिंग्स एक्सेट्रा के जो क्वेश्चन थे वो 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँगा 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर 8 क्वेश्चन थे, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर 5 क्वेश्चन थे, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, हरियाणा जीके के 17 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 3 क्वेश्चन थे, मैथ के 4 क्वेश्चन थे, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस था उसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर 4 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन थे, हिंदी के 2 क्वेश्चन थे और क्लोन टेस्ट दिया हुआ था फिलअप्स के फॉर्म में 5 क्वेश्चन थे। तो ये एक प्रकार से बेसिकली इस टाइप से क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ था। अब जो क्वेश्चंस हैं वो 50% आपका इंग्लिश का आएगा और 50% जो दूसरा कंटेंट है वो पूछा जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब डिफ़िकल्टी लेवल्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कैसा होगा, उसका हम आपको जो लास्ट टाइम 2015 के अंदर दिसंबर में टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट किया गया था हरियाणा की हिस्ट्री के अंदर, उसको अगर हम एनालाइज करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया है वो ज़रूर आ जाएगा। तो पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये बहुत किसी स्टूडेंट से मेरे को ये क्वेश्चन पेपर है वो मिला है, जो मार्क लगे हुए हैं इसके ऊपर ऑलरेडी लगे हुए थे, मैंने कोई मार्क है वो इसके ऊपर नहीं लगाया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डी सेट मेरे पास है, क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बोल्ड, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द बोल्ड पार्ट विच में इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको एक पार्ट बोल्ड दिखाई दे रहा होगा और आपको उसमें से उसको इम्प्रूवमेंट करते हुए कौन सा आपका आंसर है वो बन सकता है, ए, बी, सी और डी। और अब आपको टीजीटी इंग्लिश के अंदर 5 ऑप्शन आने वाले हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर आप रॉन्ग नहीं करना चाहते तो 5th ऑप्शन पर आप जा सकते हो, आपको नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं मिलेगी। तो क्या है उसको, ही मे हैव एज्ड व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज सिंस आई सा हिम, बी ऑप्शन इज सिंस आई लास्ट सा हिम, सी ऑप्शन इज बिफोर आई लास्ट सा हिम एंड डी ऑप्शन इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आंसर बनेगा वो बी पार्ट बनेगा, ही मे हैव एज्ड व्हेन आई लास्ट सा हिम, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सेकंड है आपका, द डोर ऑफ द हॉल वॉज कवर्ड बाय ए कारपेट। ओके, तो यहाँ पर कवर्ड बाय को उसने बोल्ड किया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज कवर्ड विथ, सेकंड ऑप्शन इज कवर्ड अपॉन, सी ऑप्शन इज कवर्ड इन एंड डी इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो ए पार्ट आएगा, कवर्ड विद होगा। ओके, कवर्ड विथ, द फ्लोर ऑफ द हॉल वॉज कवर्ड विथ ए कारपेट। जो कवर्ड विथ होता है वो मतलब डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब समथिंग और समवन, और कवर्ड बाय जब होगा तो कवर्ड बाय किसी एजेंट को शो करेगा। ठीक है, मीन्स ऑफ एक्शन को शो करेगा, जैसे बाय एन एक्स और बाय सोवर्ड, इस प्रकार से होता है ये। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो कवर्ड विद आएगा। सेकंड इज, थर्ड क्वेश्चन इज आई विल नॉट गो अनटिल ही अराइव्स। तो यहाँ पर टिल ही अराइव्स को इसने बोल्ड किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आई विल नॉट गो टिल ही अराइव्ड, until he arrives. Okay, I will not go until he arrives. Third option is I will not go unless he has arrived and D is no correction required. तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा I will not go, okay, till he arrives. Okay, till he arrives है वो करेक्ट है। यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो नो करेक्शन रिक्वायर्ड आएगा, सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फोर्थ इज ही इज देयर इज एन एंडलेस रनिंग ऑफ ट्रैफिक ऑन दिल्ली गाजियाबाद रोड। ओके, रनिंग को आपको रिप्लेस करते हुए ढूंढना है आंसर, क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज हैवीनेस, सेकंड इज बी इज रिवर, थर्ड इज स्ट्रीम एंड डी इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर, रनिंग को हम स्ट्रीम से रिप्लेस करके करेक्ट सेंटेंस है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये एक फिलअप की फॉर्म में एक पैसेज दिया हुआ है, उसके अंदर आपको बेस्ट अल्टरनेट्स हैं वो चुनने होंगे।
अबाउट 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर इफ़ यू कुड डैश, फिफ्थ में फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं। इफ़ यू कुड आउट ए ह्यूमन लाइक ए लेमन यू वुड ऑब्टेन अबाउट 50 लीटर ऑफ, ओके, तो इसको करना है। तो यहाँ पर अबाउट 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर इफ़ यू कुड रेंच, ओके, इफ़ यू कुड रेंच, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आएगा, ठीक है। रेंच का मीनिंग होता है मतलब शरीर को झटके से निचोड़ करके, ठीक है, चोट मार करके उसको उससे कुछ निकालना, तो रेंच आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो स्क्वीज़ आएगा। स्क्वीज़ का मतलब होता है जैसे हम टूथपेस्ट होती है उसको थोड़ा निचोड़ते हैं, तो स्क्वीज़ आएगा। इफ़ यू यस अबाउट 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर इफ़ यू कुड squeeze out a human being like a lemon you would obtain about 60 लीटर ऑफ, ओके। देन सिक्स के अंदर है वो जूस, पल्प, वाटर और लिक्विड, तो यहाँ पर लिक्विड आएगा, लिक्विड सिक्स में लिक्विड आएगा, सिक्स है वो लिक्विड होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट इन सिक्स्थ, ओके, लिक्विड। This water which is not like common water because of its substance it dissolve is necessary to the life of the human beings, okay। सेवन्थ में ऑप्शन में दिया हुआ है ह्यूमन बीइंग, मैन और बॉडी और फिजिक, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा लाइफ ऑफ द मैन, ओके, जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा, ऑफ द मैन। देन life of the man, about a gallon of it is in the blood vessels and is, okay, eighth के अंदर kept, made, got, being, and is made circulated by heart, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, is made circulated by the heart। this liquid breathes all the cells of the human body in a, ओके। नाइन्थ में डैश स्ट्रीम, स्टेडी, कांस्टेंट, मिक्स, रेगुलर, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो रेगुलर स्ट्रीम आएगा। दिस वाटर आल्सो एक्ट एज ए कंडक्टर ऑफ हीट थ्रू दी बॉडी, तो ये आपका क्लोज टेस्ट के नाम से क्वेश्चन आता है, ये क्लोज टेस्ट बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 to 9। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट कीप नाइट ऑन टू द एंड ऑफ द रोड, हु रोट कीप राइट ऑन टू द एंड ऑफ द रोड, ओके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये टाइटल है किसी वर्क का, तो इसको टाइटल के अंदर है वो जो मेन वर्ड्स होते हैं वो बोल्ड आने चाहिए, फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आना चाहिए। कीप के अंदर के कैपिटल है लेकिन राइट के अंदर आर कैपिटल होना चाहिए था, ओके। ऑन दी एंड, एंड में ई कैपिटल होना चाहिए था। ऑफ द रोड, और रोड के अंदर आर कैपिटल होना चाहिए था, और उसको इटैलिक्स है वो लिखा जाना चाहिए था, जो कि एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन इज मिल्टन, ओके, जॉफ्री चौसर, विलियम शेक्सपियर, डी इज सर हैरी लाउडर, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ओके, सर हैरी लाउडर। देन क्वेश्चन नंबर 11, साइलेंट वीमेन इज ए प्ले बाय, ए ऑप्शन इज बेन जॉनसन, बी इज क्रिस्टोफर मार्लो, सी इज़ जॉन लिल एंड डी इज़ विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर हमारा जो ये एक प्ले है बेन जॉनसन का, और इसका एक सब टाइटल भी है एपीसीन, ओके, एपीसीन इसका सब टाइटल है। सब टाइटल्स के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, मेरे यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन है उसकी बच्चों के लिए वीडियो है, वो सब टाइटल्स के ऊपर कम से कम 40-50 बुक्स के सब टाइटल्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसको आप प्लेलिस्ट में जा करके ढूंढ करके इसको देख सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश के एस्पिरेंट्स के लिए, इसको आप ज़रूर देखिए। तो साइलेंट वुमेन का जो सब टाइटल है वो एपीसीन है, और बेन जॉनसन का प्ले है, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। देन मेवोस्के वॉज द फेमस पोइट ऑफ रशिया, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट जाएगा। व्लादिमीर मेवोस्के है ये पोइट, प्ले राइट,
पोएट और प्ले राइट है रशिया का, ठीक है। प्री रशियन रेवोल्यूशन ये पोइट हुआ है रशिया के अंदर। ही वॉज बोर्न इन 1883 एंड ही डाइड इन 1930। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड स्ट्रेंथ इज derived फ्रॉम स्ट्रेंथ विच इज, first option is a Latin word, B option is an Old English word, C is an Italian word and D is a French word. So this word is Old English word, Old English word. B option is correct here. B option is correct here. Yes, now question number 14. The real name of Saki is George Orwell. H. Munro, C is the Duke and D is सैमुअल बटलर। तो जो पेन नेम ऑफ डिफरेंट राइटर्स के ऊपर भी ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। मेरे चैनल इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद चंद्रपाल की जो आप प्लेलिस्ट खोलेंगे उसमें यूजीसी नेट की जो वीडियोस हैं उसके अंदर ये डाला हुआ है। आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए टीजीटी और पीजीटी के दोनों ही एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन है वो पेन नेम के ऊपर है वो पूछे जाते हैं। तो जो साकी है शॉर्ट स्टोरी राइटर है, इसका जो रियल नेम है वो H. मुनरो है। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। हु सेड आई ओनली नो हाउ टू वर्क एट वन पोएम एट ए टाइम स्टिच बाय स्टिच। ओके, तो ये कोटेशन दी हुई है नजीम इज़िकियल, ठीक है, A.K. रामानुजम, शिव के कुमार, डी ऑप्शन इज अरुण कलोटकर। तो ये जो स्टेटमेंट है 15th क्वेश्चन, ये जो नजीम इज़िकियल की स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। देन कैलिबन इज ए कैरेक्टर इन हेमलेट, मर्चेंट ऑफ वीनस, द एडमिरेबल कैरिटन एंड टेम्पेस्ट। ओके, तो इसका कैलिबन जो है वो टेम्पेस्ट के अंदर, जो कि 1616 के अंदर शेक्सपियर का लास्ट प्ले था, उसका करेक्टर है। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पर। नाउ चूज द वर्ड दैट मोस्ट क्लोजली फिट ईच अदर। यस, वर्ड्स दैट साउंड अलाइक, एंटोनियम, सिनोनिम्स, होमोनिम्स एंड स्क्रिनोजेशन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। और होमोफोन्स के ऊपर, होमोनिम्स के ऊपर भी मैंने सेपरेट में वीडियो बनाई हुई है। ये टॉपिक आप अच्छी तरह से कर सकते हैं वीडियो को देख करके। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, बेसिक ग्रामर प्लेलिस्ट के अंदर ये आपको मिल जाएगा। देन डन इन सीक्रेट। ओके, डन इन सीक्रेट, ए ऑप्शन इज इम्पीरियल, देन बी ऑप्शन इज इवेंसेंट, सी इज कैडेस्टाइन एंड डी ऑप्शन इज साइलेंट। तो यहाँ पर हमारा जो आपको डन इन सीक्रेट जो चुपचाप है वो किया जाता है, ठीक है, उसको आपको करना होगा। यस, तो इसके मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। डन इन सीक्रेट, सारे वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इम्पीरियल का मीनिंग होता है लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड, जो थोड़े समय के लिए रहता है उसको इम्पीरियल बोलते हैं। सेकंड, इवेंसेंट का जो मीनिंग होता है वो ट्रांजिटरी होता है। ओके, इवेंसेंट। थर्ड, क्लेडेस्टाइन जो होता है वो सीक्रेटली या कॉन्फिडेंशियली जो किया जाता है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होने वाला है। साइलेंट आप जानते होंगे। तो 18 के अंदर हमारा जो आंसर है वो सी है वो करेक्ट आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 19, इनडिसेंट, ठीक है, इनडिसेंट, उसके बाद में इवेंसेंट, यूफोनोमस, प्लेटिट्यूडनस। यहाँ पर आपको इनको मैच करना है। तो इनडिसेंट जो होता है, इनडिसेंट का जो मीनिंग है वो, इनडिसेंट का मीनिंग होता है पुअर या नीडी। ओके, यानी कि जो फर्स्ट है वो बी के साथ मैच कर रहा है। इवेंसेंट का जो मीनिंग आएगा वो होगा सून पासिंग आउट ऑफ साइट। ओके, यानी कि फ्लीटिंग आएगा। डी ऑप्शन है वो डी के साथ ही मैच कर रहा है। यूफोर्नस का जो मीनिंग आएगा वो आएगा साउंड प्लीजेंट टू ईयर, जो मतलब हमारे कानों को अच्छा लगता है। और प्लेंटिट्यूडनस का जो मीनिंग आएगा, स्टेटमेंट यूज टू ऑफन टू बी इंटेंसली
मतलब वॉर्न आउट जो होता है, पुराना घिसा पिटा सा निरर्थक, उसको प्लेंटिनस बोलते हैं, या फिर इसका ये है वो ए के साथ है वो मैच करेगा, ए फ्लैट ट्राइट। तो जो हमारा इस प्रकार से आंसर आएगा वो बी पार्ट है वो आंसर आएगा। ठीक है, इनडिसेंट है वो पुअर के साथ। ओके, इवेंसेंट है वो फ्लीटिंग के साथ मैच करेगा। ठीक है, इफोफोनियस है वो प्लीजेंट इन साउंड, थर्ड है वो सी के साथ मैच करेगा। और प्लेंट्यूडियस जो है वो ए फ्लैट ट्राइट के साथ है वो मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज कोरेक्ट। ओके, ऐसे ही फोर्थ में ये थोड़े डिफिकल्ट वोकेबलरी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 20th पर आते हैं। पेनोरस, एफ्यूलेंट, यूफोमिस्टिक, यूफोरिक। तो यहाँ पर पेनेरस का जो मीनिंग आता है वो एक्सट्रीमली पुअर होता है, एफ्यूलेंट वेल्दी होता है, यूफिमिस्टिक इनऑफेंसिव। ओके, इनऑफेंसिव होगा। और यूफोरिक जो होगा ए फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। ओके, ए फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, ओ फीलिंग टिप टॉप। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी से आएगा आपको। ठीक है, सी पार्ट इज करेक्ट हियर। क्लियर। नाउ एक क्वेश्चन, एक पैसेज दिया हुआ है 21 के अंदर। क्या है? दिस सेक्शन कंप्राइजेज of question based upon a brief passage. The candidate is required to analyze the content of the passage and then answer the questions that follow. Okay, in most Western countries, it is required that every young man, when his education is complete, shall give 3, 4, or 5 years to military service. He goes into barracks, is regimented and drilled, makes a unit in the standing army, and passes out usually when his term is ended, an efficient soldier to remain for the rest of his life, ready at any time to join in the armed defense of his country. In the passage, the author opined that military training is more important than generation education. B is military training should precede college education since it builds up one's mental and physical abilities. C is military training is as important as general training. And D option is military training must be included in the curricula of schools and colleges. तो यहाँ पर हमारा C ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। मिलिट्री ट्रेनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज जनरल ट्रेनिंग। 22nd, military training is as important as mental training because otherwise young men are useless. B is it is good that every scholar should also be an efficient soldier and be available for the country's defense. C is one gets a chance to live in barracks. And D is war has become a daily affair. तो यहाँ पर B ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा हमारा। Military training is as important as mental training because it is good that every scholar should also be an efficient soldier and be available for the country's defense. Now 23rd, every young man has to undergo military training because he can. A option is get a job after such training. B is supplement for general education according to his wish. C is join the army when his country needs to be defended in war. And D is learn and practice discipline. So here C is the correct answer. Every young man has to undergo military training because he can join the army whenever his country needs to be defended in war. Now question number 24. In Eastern countries like India, military training of students should be made compulsory to fight anti-social elements in every village or town. B to make youth serve the nation during times of war and peace, as it can solve the unemployment problem by providing more jobs to repress communal riots. तो यहाँ पर B ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। Question number 25. The author writing in the early part of 20th century does not seem to talk about the need of military training for women because women's education has a new thing then. She thinks women are not physically strong enough to undergo military training. C is women taking part in military trainings
service is only a recent phenomenon, and D is according to her women should remain indoors. Here C part is correct answer. Women taking part in military training service is only a recent phenomenon. Now question number 26. Now up to question number 1 to 25 they were of English subject. This question is based on Haryana GK. Sultanpur bird sanctuary is situated in which part of India? Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Rajasthan. Okay, so this question is of Haryana GK. C part is correct. It is situated in Gurugram. Okay, Gurugram के अंदर है ये. Next question is which district of Haryana has lowest लिटरेसी रेट? वेरी इजी क्वेश्चन, मेवात. डी पार्ट इज करेक्ट हियर. तो ये हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हैं, आप इनको खुद हैं वो देख लेना. हम इंग्लिश के ही क्वेश्चंस हैं वही आपके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है. यस, क्वेश्चन नंबर 46. हाउ इज हेरोल्ड पिल्टर वेल नोन एज? ऑप्शन ए इज नोबल लिटरेट इन लिटरेचर. सेकेंड इज First is Nobel laureate in literature. Second is leading industrialist in telecommunication industry. C is film director in Hollywood, and D is nuclear scientist of United Kingdom. So you know guys, Harold Pilter is a dramatist of France. Okay, and he won Nobel Prize in Literature in 2005. Okay, he is very important author so far as UGC NET exam is concerned. Most of the time questions are there on his plays. Harold Pilter. Okay, absurdist playwright है ये. Now coming to next question, question number 56. 56 जो क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है. फाइंड द ऑड वन. पोटैटो, टोमेटो, लेडी फिंगर, कुकम्बर. तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, पोटैटो है. ओके, ये ज़मीन के नीचे होता है. पोटैटो इज ए स्टेम. टोमेटो, लेडी फिंगर एंड कुकम्बर ये फ्रूट्स होंगे. ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 57. चूज द ऑप्शंस विच इज सेम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है. ऑब्जर्विंग, ओके, लुकिंग, एडहेरिंग, वॉचिंग एंड एग्जामिन. तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, एग्जामिन. नाउ क्वेश्चन नंबर 58. चूज द ऑप्शन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. ओके, वर्ड इज इंटेंगल. ओके, इंटेंगल. तो इंटेंगल का मीनिंग होता है कॉट इन, ठीक है, टू बी ट्विस्टेड इन, किसी चीज़ के अंदर फंसा हुआ या भिंचा हुआ इंटेंगल बोलेंगे. तो ऑप्शन में अपोजिट बताना है आपने, अरेस्ट, फ्री, रिलीफ और रैप. तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, इंटेंगल. ओके, अपोजिट मीनिंग इज फ्री. ओके, आज़ाद जिसको बोलेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 56. हिंदी के क्वेश्चंस हैं, मुहावरे दिए हुए हैं. 2 क्वेश्चन हैं. 9 दिन चले 2.5 कोस. फर्स्ट है बहुत सुस्ती से काम करना, ऊंची चढ़ाई करना, चक्करदार रास्ते में जाना, गड़बड़ी से काम करना. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा. 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत सुस्ती से काम करना. ऐसे ही दूसरा मुहावरा है आपका क्वेश्चन नंबर 60. पर्वत पर, ओके, खोदना, डैश खोदना, गड्ढा, कुआं, पानी या इनमें से कोई नहीं. तो पर्वत पर कुआं खोदना, ठीक है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्लोज द अपोजिट मीनिंग. अंटोनियम के बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं इन दी मीनिंग टू द गिवन वर्ड. वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी आए हुए हैं. तो मैंने आपको बताया कि जो 2015 में टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर वोकेबलरी के 15 क्वेश्चन हैं वो आए हुए थे. सिनोनिम, एंटोनियम या फिर फ्रेजेस या इडियम के क्वेश्चन है वो आए हुए थे. तो क्या वर्ड है हमारा? प्यूसिटी. ओके, प्यूसिटी वर्ड है, ठीक है. इसका जो मीनिंग होता है वो स्कैसिटी होता है. प्यूसिटी और स्कैसिटी सेम मीनिंग होते हैं, यानी कि किसी चीज़ की कमी होना. तो इसका जो आंसर जाएगा वो बी जाएगा, सरप्लस. ओके, प्रेजेंस, स्कैसिटी और रिचनेस है वो नहीं जाएगा, सरप्लस फालतू होता है. तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा. देन क्वेश्चन नंबर 62. नेव. नेव जो होता है वो उसका जो मीनिंग होता है वो होता है अनाड़ी, नो शिक्षा जिसको बोल देते हैं, विदाउट एनफ एक्सपीरियंस. ओके, तो ऑप्शंस में दिया हुआ है कनिंग, ओके, बी इज सोफिस्टिकेटेड, सी इज वेल्दी, डी इज कॉम्प्लिकेटेड. तो यहाँ पर हमारा सोफिस्टिकेटेड जो वर्ड है वो आंसर होगा.
बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, एक्सपीरियंस्ड sophisticated means the person having experience of the world. then onerous का जो मीनिंग है वो अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो onerous जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है डिफिकल्ट। ओके, डिफिकल्ट। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग अपोजिट मीनिंग आएगा वो कॉम्प्लेक्स, इजी, प्लेन या स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर इजी है वो हमारा आंसर होगा ऑनरस। बी ऑप्शन इज करेक्ट इन 63rd। कॉम्प्लाई। ओके, कॉम्प्लाई का आपको अपोजिट बताना है डिसएग्री, रिफ्यूज, एग्री और डिनाई। ओके, तो यहाँ पर कॉम्प्लाई होता है किसी चीज़ को एक प्रकार से कॉम्प्लाई करना, उसको कॉम्प्लाई। ओके, कॉम्प्लाई मीन्स टू एग्री, its opposite will be disagree. A is the correct answer. Now question number 65th. So in the following questions the idiomatic expression or a proverb has been given followed by some alternatives. Choose the one which best expresses the meaning of given idiom or proverb. तो idioms के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ओके, वोकेबलरी की प्लेलिस्ट में आप जाओगे इज इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद चंद्रपाल, तो वहाँ पर आपको इडियम्स हैं जो इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं उसकी वीडियो मिल जाएगी। उसको आपको टीजीटी इंग्लिश के लिए करना चाहिए। फर्स्ट इडियम इज 65th क्वेश्चन, टू क्रॉस सोवर्ड्स। फर्स्ट इज टू फाइट, सेकंड इज टू डिफेंड, थर्ड इज टू किल एंड फोर्थ इज टू रॉब। तो हियर टू क्रॉस सोवर्ड्स मीन्स सोवर्ड तलवार होता है, तो टू फाइट होगा। ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, हॉब्सन चॉइस। ओके, हॉब्सन चॉइस। ए इज फीलिंग ऑफ insecurity, B is accept or leave the offer, C is feeling of strength and D is excellent choice. Here Hobson choice means B option is correct here. Accept or leave the offer means you have only two choices, either to select or to leave that thing. Then a ladies man, ठीक है, a ladies man, first is a lady tailor, a women tailor. B is a lover of women company, a man working as per a lady's direction and D is a timid husband. Okay, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा a ladies man is a person or a lover of ladies company, वो आदमी जो औरतों के पीछे जाता है उसको बोलते हैं a ladies man. B ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। देन हार्पोन, हार्पोन का आपको मीनिंग बताना है क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर। ओके, harp on, to comment, to criticize, to keep on talking and to keep on insulting. C option is correct here, to keep on talking. harp on का मतलब होता है बातचीत करते रहना। Then question number 69, Paradise Lost comprises 6 books, 8 books, 10 books, 12 books। तो Paradise Lost was written by John Milton, Puritan poet। 12 books हैं इसके अंदर, एपिक है। ओके, एपिक है। दिस इज पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज 12 बुक्स। ओके, तो 12 बुक्स हैं इसके अंदर। डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। देन क्वेश्चन नंबर 70th, Alexander Dumas was a French writer and English writer, a German writer or an American writer। तो Alexander Dumas was a French writer. He was born in 1802 and he died in 1870। तो Alexander Dumas है वो एक फ्रेंच राइटर है। ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। देन ओल्डेस्ट कैनल ऑफ हरियाणा इज, ओके, ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। ओके, ओल्डेस्ट कैनल ऑफ हरियाणा इज, ये आप यू विल डू इट बाय योर ओन, आई विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, वेयर इज श्री कृष्णा म्यूजियम सिचुएटेड इन हरियाणा? वेरी इजी क्वेश्चन। पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र। तो हेयर करेक्ट आंसर इज कुरुक्षेत्र। ओके, हरियाणा जी के क्वेश्चन इज देयर। देन वेयर विच सिटी लाइज ऑन द रेलवे लाइन ऑफ बठिंडा, रेवाड़ी, न्यू दिल्ली, रोहतक, भिवानी, चंडीगढ़। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। भिवानी इज सिचुएटेड ऑन railway line between Bathinda to Rewari. Then in which district of Haryana Saraswati sugar mill is situated? Obviously the answer is Yamunanagar. C option is correct. Okay,
Okay, these are some of the question which are based on GK of Haryana. Okay, rest of the paper I will show you at the end of my video. Okay, last question कर लेते हैं, 80th question. Total 80 question were there in this question paper. Arrange the following word in order sequence to make a meaningful sentence. A में दिया हुआ है type, B not, C he, D of, E is एंड F my. तो here आपको मीनिंगफुल सेंटेंस को इसको अरेंज करना है. तो सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा ही इज़ नॉट ऑफ माई टाइप. ओके, सो हेयर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ही इज़ नॉट ऑफ माई टाइप. So student, my aspirants, this is your paper of TGT English, which was held in December 2015. Okay, you have come to know its difficult level. Some questions are very easy, some questions are difficult, particularly vocabulary based questions are difficult. Literature part is a bit easy. GK Haryana is also not so difficult. Some questions are based on reasoning also. Okay, keeping in mind these questions, you must prepare for coming exam of TGT English. In coming TGT exam English, almost 1500 candidates are there. Okay, out of 1500, okay, 900 general candidates are there. Okay, rest of the candidates are from reserve categories. So keeping in mind these things, you have to prepare well so that you can all qualify this exam. Best of luck to all of you. Okay, some of the videos I have already made for your preparation on my channel Easy English NCERT e-learning with Chandrapal, particularly based on vocabulary, based on idioms. Some videos are there for literature also, and very shortly I am going to make a video on short story. Okay, because on short story, although it is a very easy topic, but sufficient material is not available, and most of the candidates remain confused which type of questions will be asked on short story. Okay, so don't worry. If you like my video, share it with your friends. Okay, in the last part of my video I will show you the whole paper. Okay, ताकि आपको पता लग जाए कि पेपर के सारे क्वेश्चंस हैं वो आप उसको अच्छी तरह से देख सकें. थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे.